व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स की जो मैंने रिसेंटली बेचे और रिसेंटली कुछ स्टॉक जो मैंने रिसेंटली खरीदे। यानी कि रिसेंटली मतलब कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब एक्चुअली आज मैंने सोचा कि चलो एक बार अपना पोर्टफोलियो का ना दोबारा एक बार रिव्यू करते हैं कि कौन से पोर्टफोलियो में स्टॉक सही है कौन से बुरे हैं। तो मैंने सारे पोर्टफोलियो की एक लंबी सी लिस्ट बनाई। वो लिस्ट तो मेरे पास यहाँ नहीं है, पर हाँ वो लिस्ट मैंने बनाई एक लंबी सी कि कौन कौन से मैंने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अभी ऐड करे और कौन कौन से पुराने स्टॉक्स हैं। और फिर मैंने देखा पुराने स्टॉक्स का परफॉर्मेंस जो मैंने लिए और मुझे कई स्टॉक्स तो समझ में नहीं आए मैंने क्यों लिए थे। और आज मैं वही बताने वाला हूँ कि वैसे स्टॉक अगर आपके पास है तो आपको भी वहाँ उनको अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि ये मौका जो है वो आपको हमेशा नहीं मिलेगा। याद रखिए, अगर आपका कोई सड़ा हुआ स्टॉक है आपके पास जो चल नहीं रहा है और आप उससे ज्यादा होपफुल नहीं है, तो एक बेटर है कि उसे या तो थोड़े बहुत लॉस में निकाल दो या उसको जैसी प्रॉफिट में आए निकाल दो। क्योंकि आप अगर उस खराब स्टॉक को होल्ड करके बैठे रहेंगे तो हो सकता है एक अच्छे स्टॉक में आपकी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फिनटेक शेयर्स बहुत ज्यादा भागे हुए हैं रिसेंटली और आपने देखा कि हर जगह हर आदमी बहुत ज्यादा फिनटेक के शेयर खरीद रहा है। बहुत ज्यादा फिनटेक का बोलबाला है इंडिया में, हर आदमी लोन ले रहा है तो फिनटेक में घुस रहा है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा बहुत सारी कंपनी जो है वो क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है फ्रॉम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस टू फिनटेक। तो एक कंपनी का मैंने पढ़ा था, क्या नाम है उस कंपनी का याद नहीं आ रहा, बट एग्जैक्टली वो एक्सट्रैक्ट करते थे सीड ऑयल। ऑयल से सीड से ऑयल निकालते थे और उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली 96 में उन्होंने वो एग्जिट किया वो धंधा और उसके बाद वो फिनटेक में आए। ऐसे ही मैंने एक और कंपनी के बारे में पढ़ा कि भाई वो भी फिनटेक में आ गए। तो फिनटेक में कुछ ज्यादा ही बूम है इस वक्त, क्योंकि हर हिंदुस्तानियों के पास पैसे नहीं है और पैसे जब नहीं है तो क्या कर रहे हैं वो लोन उठा रहे हैं और लोन उठाने के लिए फिनटेक कंपनी आके लोन बांट रही है। पर इसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बहुत ज्यादा लोन पे जी रहे हैं, तो अब स्टार्ट होगा डिफॉल्ट करने का सीजन। जब स्टॉल लोग डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनके पास लोन के चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तब होगी सबसे बड़ी समस्या शुरू। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने अपने एक दोस्त से बात करी और उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी मेरे सामने आई। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कहानी है तेरी, और वो बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड खरीदता था। तो मैंने कहा क्या कहानी है तेरी, तो कह रहा क्रेडिट कार्ड का लोन बहुत ऊपर हो गया। मैंने कहा जो 4-5 लाख का होगा, कह रहा नहीं 10 लाख का लोन है। मैंने कहा ओह दैट्स अ बिग डील, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो कह रहा हाँ भाई 10 लाख का लोन है। और करता क्या था वो, बहुत लोग शायद ये करते हैं और बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में और लोगों में, स्पेशली यंग लोगों में बहुत कॉमन है कि वो एक क्रेडिट कार्ड से आप लोन लेते हैं और दूसरे क्रेडिट कार्ड से उसका चुकाते हैं। उसमें 1-2% का वो नुकसान भी कर लेते हैं। वो कहते हैं चल ठीक है ना, कल चल तो रही है कहानी। और इस तरीके से वो बहुत सारे लोन चलाते रहते हैं और वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लेते जाते हैं और लोन चलाते जाते हैं। पर उनको ये समझ में नहीं आता कि कहीं ना कहीं ये कहानी जाके डिफॉल्ट करेगी करेगी और तब आपको बहुत ही बड़ी समस्या का फेस करना पड़ जाएगा। तो अभी राइट ना उसके साथ ही ऐसे ही हुआ कि अब उसके सारे जो आगे आगे जो लोन है वो चलते गए एक दूसरे से, वो एक कार्ड से दूसरे कार्ड का पेमेंट करता गया और उस तरीके से वो लॉस तो करता गया 1-2% का, क्योंकि 2% 3% वो काट लेते हैं जब आप कार्ड टू कार्ड पेमेंट करते हो या कैश निकाल के कार्ड से पेमेंट करते हो। तो वो काट तो लेते हैं, पर उसके अलावा आपके पास एक और लोन चढ़ जाता है लोन बुक में, दूसरा लोन खड़ा हो गया, फिर उससे आप किसी और से पे करोगे दूसरा लोन खड़ा हो गया। ऐसे करते करते आप उसको आगे बढ़ाते रहोगे, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसका भांडा फूटना है और जब फूटेगा तो बहुत सर पे गिरेगा बहुत बुरी तरीके से। और यही हुआ दोस्त के साथ भी, उसको आराम से 10 लाख का ऊपर उसके पास लोन है। क्योंकि जब आप लोन लेना लगते हो तो बहुत आपको आसानी हो जाती है, आपको बहुत इसकी बहुत आपको आदत पड़ जाती है, क्योंकि आपको इजी मनी दिख रहा होता है और आपको लगता है कि ये पैसे नहीं देना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि डिफॉल्ट कर देंगे कोई बात नहीं, कई लोग कहते हैं कि अपना एड्रेस चेंज कर लेंगे कोई बात नहीं, और कई बार एक आध दो बार आप बच भी जाते हो। क्योंकि आप बच गए तो आपको समझ लो आपकी आपकी हिम्मत और बढ़ गई, और जब आपकी हिम्मत बढ़ गई तो आप अगली बार ये काम करना जरूर जरूर करोगे ही करोगे। और यही होता है सारी लोन की कहानी में, राइट। तो अब हम चलते हैं लोन वाली कहानी के बारे में। पॉली एक स्टॉक के बारे में जो मेरे पोर्टफोलियो में था, मैं उसको देख रहा था कि मैं स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है ही है, पर मैं सोचता था कि मैंने कुछ देख के लिया होगा, पर मैंने अभी उसके बारे में देखा पढ़ा और मुझे लगा कि मैंने ये स्टॉक्स क्यों ही लिया था। और उसके रिटर्न भी अच्छे नहीं थे, पर मेरे को प्रॉफिट दे रहे थे, तो मैंने कहा इसको प्रॉफिट बुक करो और इसमें से निकल जाओ दोस्त। और स्टॉक का नाम है पॉपुलर व्हीकल फाइनेंस व्हीकल्स एंड सर्विसेज। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है भाई भाई साहब बेसिकली बिजनेस ऑफ सेल एंड सर्विस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कमीशन। ये करती है कंपनी बेसिकली। और ये कुट्टूकरण ग्रुप का पार्ट है। और इसमें इनके पास द कंपनी पार्टनर्स विद मेजर ओएम्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग
मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा मोटर्स, भारत बेंज, पियाजियो, अथर एनर्जी ऑपरेट्स इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र विद 450 प्लस टच पॉइंट्स। तो मतलब कि बहुत काफी स्टेट्स में ये काम करते हैं, और ये काम करते हैं कि नई बेसिकली इनको इंश्योरेंस का काम करते हैं, इंश्योरेंस से इनको कमीशन मिलता है। उसके अलावा ये सर्विस करते हैं, रिपेयर पार्ट्स का काम करते हैं, ये सारे काम इनके हैं, राइट। चलिए चलते हैं आगे और इसको देखते हैं। मार्केट कैप है 987 करोड़ का, 139 का करंट प्राइस है, लो है 231, और स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेंशन नहीं है। बुक वैल्यू 89.7, डिविडेंड यील्ड 0.368, आरओसी और आरओई बड़े घिसे पिटे। आरओसी है 4% और आरओई है -1.62%, राइट। फेस वैल्यू 2। 10 साल में देखें तो 10 साल में स्टॉक ने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, गिरता हुआ चला आ रहा है लगातार। वैसे तो अप्रैल 2024 में ये कंपनी लिस्ट हुई है, तो 10 साल का चार्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, और 280 रुपए पे ये लिस्ट हुआ था, और अभी राइट नाउ ये 139 पे, यानी कि ऑलमोस्ट अपना 100 रुपए से ज्यादा भी तो की वैल्यू तो इसने इरोड ही कर दी है। अब अगर देखें तो प्रोज कुछ है ही नहीं इस कंपनी के, कौन से कि कंपनी की लो रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम देख रहे थे माइनस में है। अब हम चलते हैं और साल साल भर का इसका प्रॉफिट देखते हैं। अब देखें तो सेल्स तो कंपनी में बड़ी है, अगर देखा जाए तो सेल्स मार्च 2019 में 3000 है, और मार्च 2025 में 5000 है। तो सेल्स तो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अभी जब ये वीडियो बना रहे हैं तब भी इसकी सेल्स इस साल की 5500 के ऊपर पहुंच रही है। मतलब कि अभी तो ये साल 6-7 महीने हुए हैं, तो भी बढ़िया उस हिसाब से सेल्स बना रहे हैं। सेल्स तो ये कर रहे हैं, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनको लॉस कर रहा है अच्छा खासा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका बहुत मोटा कट रहा है। तो इनके ऊपर टैक्स जब कट रहा है बहुत ज्यादा, और इनका जो प्रॉफिट है वो मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन से वो थिन होते आ रहे हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि देखा जाए तो नेट प्रॉफिट उनका 21 करोड़ था 2019 में, और अब देखो उसके बाद 32 करोड़ हुआ, 64 करोड़ हुआ, 76 करोड़ हुआ, और 76 करोड़ के बाद पता नहीं क्या हुआ 2024 के बाद 2025 में -10 करोड़, और अभी -25 करोड़ से प्रॉफिट पे खड़ी हुई है। तो मतलब देखा जाए तो नेगेटिव जा रहा है, क्या कहानी है समझ में नहीं आ रहा। 2 साल से ये लगातार नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, नेगेटिव प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कैश फ्लो में देखें तो कंपनी के पास है 151 करोड़ का कैश, मतलब कि 700 के आसपास की टोटल मार्केट कैप है, और 150 150 करोड़ तो इनके हाथ में पड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से कैश फ्लो के हिसाब से तो कंपनी अच्छी लग रही है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 17% होल्डिंग पब्लिक के पास है, और 61% होल्डिंग है प्रोमोटर के पास, 10% एफआई और 10% डीआईआई। तो ये कहानी है इस पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज की। मैंने इसके पुराने जो वो देखे पिछले 2 साल के चार्ट, उसमें मतलब पिछले 2 साल के जो डेटा, उसमें माइनस आरओई सी और माइनस आरओई देख के मेरा थोड़ा मन खट्टा हुआ। मैंने देखा कि 1400-1500 रुपए का प्रॉफिट मेरे को हो रहा था, तो मैं इसको निकल गया शेयर से, और मैंने इसमें अपनी सारी होल्डिंग बेच दी, और मैं चला गया हूँ दूसरे शेयर्स में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कौन सा दूसरा शेयर मैंने खरीदा इसका पूरा माल बेच के। ये कंपनी है लाइफ साइंसेज की, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, अब सब्सिडरी ऑफ निरमा लिमिटेड, राइट। अब ये कंपनी बनाती है फार्मास्यूटिकल्स। इट इज अ लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सेलेक्ट हाई वैल्यू नॉन कमोडिटाइज्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन क्रॉनिक थेरापेटिक एरियाज, राइट। तो ये बेसिकली फार्मा सेक्टर के हमने स्टॉक है जो हमने उसमें एंट्री करी। इसका नाम है एलिबुस लाइफ साइंसेज। अब देखा जाए तो ग्लैनमार्क का ही ये सब्सिडरी है। मार्केट कैप है 11,571 करोड़, और करंट प्राइस है 943, राइट। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23, आरओसी और आरओई है 24%, आरओसी ही है, और आरओई है 18%। बुक वैल्यू 230, राइट। अब अगर हम पहले से 10 साल का चार्ट देखें तो 2021 में कंपनी लिस्ट हुई है 748 के आसपास, और अभी ये 923 पे घूम रही है, यानी कि अभी 2 ही साल हुआ है, नहीं 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो थोड़ा सा ये ऊपर भागी है। पर कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स देखे तो कंपनी में प्रो में ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी दे रही है, तो ये अच्छा है। दूसरी चीज एक और मुझे समझ में आई है जो उसकी वजह से मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ ज्यादा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें इसमें, तो सेल्स मार्च 2018 में थी 0, मार्च 2019 में सेल्स हुई 800 करोड़ की, और अभी सेल्स है 2400 करोड़ की। तो देखा जाए तो लगातार जो सेल्स है वो स्पीड से बढ़ रही है, लगातार प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 0 करोड़ से 2018 में अभी पहुंच गया है 496, पिछले साल था 486, उससे पहले 471, उससे पहले 461। तो लगातार धीरे धीरे अपनी
प्रॉफिट बढ़ा रहा है पर कंसिस्टेंट तो बढ़ा रहा है दोस्त। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू किसी कोई स्टॉक बिल्कुल नहीं चला गया और बिल्कुल एकदम से फिर ऊपर आ गया। वो उससे अच्छा मैं ऐसे स्टॉक में जाना पसंद करूँगा जो धीरे-धीरे आगे बढ़ा है अपनी मंजिल की तरफ। आगे देखें तो इसके पास जो कैश है वो है 4,392 करोड़ का कैश फ्लो। हमेशा ही पॉजिटिव कैश फ्लो में रही है कंपनी, व्हिच इज़ वेरी गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए क्योंकि प्रोमोटर 74% की होल्डिंग रख के बैठे हैं, यानी कि ग्लेनमार्क वाले खुद ही अपना 74% का स्टेक्स लेके बैठे हैं। FIS के पास सिर्फ 6% की होल्डिंग, DIS के पास 5% की होल्डिंग, पब्लिक जरूर 13% की होल्डिंग लेके उसमें घुसी हुई। तो दिस इज एलिवस लाइफ साइंसेज जो मुझे इसमें पसंद आया और मुझे लगा कि शायद इसमें मुझे अपना इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए और मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो मैं इसमें चला गया। इसमें अभी रिसेंटली मैंने जितना भी माल वहां से बेचा है यहाँ माल अपना शिफ्ट कर दिया। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ऑटो सेक्टर में ज़्यादा भीड़ रहेगी या ऑटो सेक्टर में ज़्यादा बूम रहेगा या फिर फार्मा सेक्टर आगे चल के ज़्यादा अच्छा करेगा? क्या लगता है आपको, एलुबस लाइफ साइंसेज ज़्यादा बेटर है या फिर यू विल स्टिल ऑफ फॉर PVSL? क्योंकि ऐसे PVSL पॉपुलर व्हीकल साइंस सर्विसेज वाले जैसी कंपनियां एकदम से अच्छा करती है, एकदम से इनको जल्दी से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो इनके एकदम से प्रॉफिट शूट हो जाते हैं। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो बहुत जल्दी प्रॉफिट गिरते भी और स्टॉक की प्राइस भी बहुत जल्दी गिरता भी है। तो ऐसे स्टॉक से बच के मैं गया हूँ एलुबस लाइफ साइंसेज में। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।